आज की डेट में अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पावरफुल टूल कौन सा है, तो मैं बोलूँगा इंटरनेट। पिछले 2 डेकेड्स में ह्यूमैनिटी ने जितने एडवांसमेंट्स करे हैं, उतने एडवांसमेंट्स करने के लिए ह्यूमंस को 200 साल से भी ज़्यादा लग गए थे। एंड द क्रेडिट गोज टू द इंटरनेट। जिस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आपको पूरी दुनिया को ट्रैवल करना पड़ता था, आज वो सेम इंफॉर्मेशन आपको अपने घर में बैठे कुछ क्लिक्स में मिल सकती है। अपने मैसेजेस भेजने के लिए लेटर्स लिखने पड़ते थे जो ना जाने कितने दिनों बाद डेस्टिनेशन तक पहुंचते थे। आज आप अपने मैसेजेस अपने घर से विद इन सेकेंड्स दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। लेकिन दूसरी तरह इंटरनेट को एज अ वेपन भी यूज करा जा रहा है टू स्प्रेड प्रोपागेंडा, फेक न्यूज एक्सेट्रा। लेकिन इससे भी परे इंटरनेट का एक ऐसा कोना है जो इतना डरावना है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंटरनेट के इस हिस्से को बोलते हैं डार्क वेब। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कैसे डार्क वेब में दुनिया के सबसे ज्यादा इलीगल काम होते हैं, जैसे टॉर्चर, ड्रग सेलिंग एक्सेट्रा। लेकिन आज हम डार्क वेब के एक ऐसे कॉर्नर की बात करने वाले हैं जो इतना डरावना और इतना घिनौना है कि जिसके बारे में सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई स्वेयर, जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आया था वो था कि अगर कभी इंटरनेट डिस्कवर ही नहीं हुआ होता तो ही अच्छा होता। जिस डार्क वेब के हिस्से के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो इतना डरावना इसीलिए है क्योंकि उस पर मर्डर, टॉर्चर जैसे इलीगल क्राइम्स ओपनली होते हैं। बट व्हाट मेक्स इट वर्स इज कि जिन पे ये क्राइम्स हो रहे थे वो दुनिया के सबसे ज़्यादा नाइव सिटीजन्स थे, क्योंकि जिनके ऊपर ये सारे सीरियस क्राइम्स हो रहे थे वो थे इनोसेंट किड्स। सो वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वेबसाइट के बारे में। आज हम बात करेंगे द प्लेपेन प्रोजेक्ट के बारे में। दिसंबर 2014 FBI के पास एक टिप आती है। ये टिप एक अनोनिमस इंसान से थी जो अपने आप को एक फॉरेन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एम्प्लॉय बताता है। ये टिप होती है एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसपे खुले आम CP सर्कुलेट करी जा रही थी। अब इस पूरी वीडियो में मैं चाइल्ड को CP बोलूंगा फॉर सेंसरशिप। अब जब FBI को इस फॉरेन एजेंट की टिप मिलती है तो पहले तो FBI को लगता है ये कोई नॉर्मल सा CP सर्कुलेशन का केस होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डार्क वेब पे CP मिलना इज वेरी कॉमन। इनफैक्ट CP इज द वन थिंग एंटायर डार्क वेब इज फुल ऑफ। आई नो दैट साउंड्स हॉरिफाइंग बट दैट्स द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। अब FBI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये सारी बातें पता है एंड वो कॉन्स्टेंटली CP के डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने का ट्राई करती रहती हैं। बट वॉट मेड दिस टिप रियली अनयूजुअल वॉज यहाँ पे कोई नॉर्मल CP डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं हो रही थी, बल्कि हजारों वीडियोस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी। टिप के अकॉर्डिंग जिस प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करा गया था वो एक CP मार्केट प्लेस था जहाँ पे लोग CP बाय या सेल कर सकते थे। बट वॉट मेड दिस वर्स्ट वॉज यहाँ पे खुद किसी बच्चे को असॉल्ट करके उसकी CP बना के यहाँ पे सेल कर सकते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे कस्टमर्स डिमांड कर सकते थे कि उनको अपनी CP में क्या क्या चाहिए। इस चीज को बेटर समझने के लिए ऐसे समझो, दिस वॉज यूट्यूब और मे बी ओनली फैंस बट एक्सक्लूसिवली फॉर CP। और इस CP वेबसाइट का नाम था प्लेपेन। अब जब FBI ने इस वेबसाइट को विजिट करा तो उन्होंने देखा कि इस वेबसाइट पर CP को कैटेगरी वाइज अरेंज करा गया है। कैटेगरीज जैसे बच्चों की एज, उनकी नेशनैलिटी या उनका स्किन कलर। एंड इन सारी कैटेगरीज में हजारों वीडियोस थी। इन वीडियोस पे हजारों इनफैक्ट लाखों व्यूज भी थे। बट दिस वाज नॉट द वर्स्ट पार्ट। इस वेबसाइट पे प्रोड्यूसर्स पेन नाम का एक सेक्शन था। ये सेक्शन यूजर्स को एनकरेज करता था अपनी खुद की CP बनाने के लिए। यहाँ पे यूजर्स एक दूसरे के साथ CP आइडियाज एक्सचेंज कर सकते थे एंड लिटरली कोलैबोरेट कर सकते थे। इट वाज लाइक ये लोग अपनी घटिया हरकतों को किसी क्रिएटिव फील्ड या आर्ट फॉर्म जैसा समझते थे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यहाँ पे जो आइडियाज डिस्कस हो रहे थे एंड इवन जो इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो इतने हॉरिफिक थे कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके, शायद अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा हाउ वर्स दिस वाज। इसको एक रियल लाइफ केस से समझते हैं। FBI प्रोड्यूसर्स पेन पे लिंडा नाम की एक फिलीपींस की क्रिएटर से चैट पे बात कर रही होती है। यहाँ पे लिंडा FBI को बताती है कि उसने अभी तक 15 ऑर्डर्स पूरे कर रखे हैं। एंड बाय ऑर्डर्स आई मीन CP ऑर्डर्स। वो अपने पास कस्टमर्स के रिव्यूज दिखाती है जिसमें सारे कस्टमर्स ने उसको टॉप रेटिंग्स दे रखी है। एंड इन कस्टमर रिव्यूज को देख के आपको इस वेबसाइट के यूजर्स की
प्रेडेटर मेंटालिटी समझ में आ जाएगी। बट एफबीआई को ये लग रहा था कि ये सब काइंड ऑफ फेक या मे बी एक स्कैम होगा, क्योंकि जिस तरीके से लिंडा अलग अलग ऑप्शंस बता रही थी, एफबीआई को ये पूरी चीज बहुत अनबिलीवेबल लग रही थी। तो वो लिंडा को बोलते हैं कुछ प्रूफ दिखाने को। इसके बाद लिंडा और एफबीआई एक वीडियो कॉल पे आते हैं, जिसपे लिंडा सबसे पहले एफबीआई को अपना सेटअप दिखाती है। सेटअप देख के ऐसा लग रहा था कि किसी रूकी फिल्म मेकर का सेटअप हो, लेकिन इसके बाद जो लिंडा ने दिखाया वो शायद आपने सिर्फ फिक्शन में सुना होगा। लिंडा अपना कैमरा लेके रूम के बाहर जाती है और सीढ़ियों से अपने बेसमेंट की तरफ जाती है। जब लिंडा बेसमेंट में पहुंचती है तब पहले तो कुछ नहीं दिखता, एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस होती है। बट जैसे ही लिंडा बेसमेंट की लाइट ऑन करती है, देखने को मिलता है कि ये पूरा बेसमेंट बच्चों से भरा हुआ है। इस बेसमेंट में हर एज के बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ा एज ग्रुप था 15 से 17 साल के बच्चों का, एंड सबसे छोटे विक्टिम की एज थी सिर्फ 3 साल। कैन यू इमेजिन, लिंडा के कस्टमर्स 3 साल के बच्चे का असॉल्ट देखने के लिए पे करते थे। एफबीआई तुरंत फिलीपींस की अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर देती है एंड लिंडा और बाकी के इन्वॉल्व लोगों को अरेस्ट कर लेती है। सामने ये आता है कि लिंडा बस एक वेंडर थी एंड ना जाने पूरी दुनिया में ऐसे कितने वेंडर्स होंगे। जब पुलिस लिंडा के बेसमेंट से इन बच्चों को रेस्क्यू करने पहुंचती है, तब ये बच्चे इतने डरे हुए थे और ये बच्चे इतना माइंड वॉश थे कि पुलिस को देख के ये बच के भागने का ट्राई करते हैं। आई मीन लिंडा और बाकी ऐसे क्रिएटर्स इन बच्चों को ये मानने में बिलीव करवा देते थे कि इनके साथ जो भी हो रहा है ये परफेक्टली नॉर्मल है। अब ये वेबसाइट इतनी वेल मेड थी कि जब एफबीआई को इस वेबसाइट के बारे में पता चला, तब इस पे 60,000 से भी ज़्यादा यूजर्स थे। सामने ये आता है कि प्लेपेन को सिर्फ 1 महीने पहले ही लॉन्च करा गया है और अपने लॉन्च के सिर्फ 1 महीने में इसमें 60,000 एक्टिव यूजर्स थे। अब तुमको अगर ये नंबर इतना बड़ा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें बता दूं कि वर्ल्ड के 2 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और ट्विटर, ये भी अपने फर्स्ट मंथ में इतने बड़े नंबर्स नहीं अचीव कर पाए थे सरफेस वेब पे होने के बावजूद भी, जबकि प्लेपेन डार्क वेब पे होने के बावजूद भी इन दोनों वेबसाइट से ज़्यादा पॉपुलर थी। इस वेबसाइट में वो सब कुछ था जो एक हिली हुई मानसिकता वाले इंसान को चाहिए होगा। ऐसा लग रहा था कि इस वेबसाइट के पीछे कोई पूरी इंडस्ट्री या एक काफ़ी बड़ी सी इंजीनियरिंग टीम है जो अपने यूजर्स की डिमांड को सुनती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है एंड डे बाय डे इस वेबसाइट को इम्प्रूव करती है। लेकिन वेबसाइट का एक्सेस मिलते ही एफबीआई ने प्लेपेन के सर्वर्स पे एक बैकडोर एंट्री बना ली थी, जिसकी वजह से एफबीआई के पास इस वेबसाइट से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे लॉग्स या इस वेबसाइट का कोड था। एक यूजर जो प्लेपेन को चला रहा था उसको एफबीआई कभी भी पकड़ सकती थी। बट हियर इज द कैच, डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए आपको टॉर नाम का एक ब्राउजर यूज करना पड़ता है। एंड जो चीज टॉर को काफी पावरफुल बनाती है वो ये है कि टॉर पे आपकी आईपी को मल्टीपल प्रॉक्सी से जंप करवाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी रिवील कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। माइंड यू, आई सेड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज इस केस में हम एफबीआई की बात कर रहे हैं। एंड द शॉकिंग पार्ट इज कि प्लेपेन के पीछे कोई इंजीनियर्स की टीम नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक सिंगल इंसान था। एंड इस इंसान का नाम मैं तुम्हें अभी नहीं बल्कि बिल्कुल एंड में बताऊंगा। एफबीआई ने प्लेपेन के क्रिएटर को अरेस्ट कर लिया एंड पूरे डार्क वेब में ये बात फैल गई कि प्लेपेन प्रोजेक्ट बंद होने वाला है। एंड आई विश ये बात सच होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो सुन के तुम्हारा माइंड ब्लो हो जाएगा। क्योंकि इसके बाद प्लेपेन पे एफबीआई ने खुद सीपी सेल करना स्टार्ट कर दिया।